दोस्तों, उत्तराखंड को हमेशा देवभूमि, पर्यटन और सैनिकों की भूमि के रूप में जाना गया। लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति, अर्थव्यवस्था, रोजगार और भविष्य सब कुछ बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर तांबा, लोहा, मैग्नीसाइट, जस्ता और कई महत्वपूर्ण मिनरल का अरबों रुपए का खजाना छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर उत्तराखंड इतना समृद्ध है, तो फिर बेरोजगारी क्यों, पलायन क्यों, गांव खाली क्यों हो रहे हैं और पहाड़ का युवा आज भी नौकरी के लिए दिल्ली, नोएडा और दूसरे राज्यों में क्यों भटक रहे हैं? क्या उत्तराखंड सिर्फ टूरिज्म पर निर्भर रहकर आगे बढ़ सकता है, या अब समय आ गया है कि राज्य अपने मिनरल रिसोर्स का सही इस्तेमाल करे? क्या उत्तराखंड आने वाले समय में इंडिया का मिनरल हब बन सकता है? आज की इसी बड़ी डिबेट में हम बात करेंगे। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सामाजिक एवं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। तो आज बहुत अच्छे जो चर्चा पे आपने बुलाया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जी। क्या उत्तराखंड की धरती के अंदर सच में अरबों रुपए का खजाना छिपा है? रावत जी, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या वास्तव में उत्तराखंड में इतना बड़ा मिनरल वेल्थ मौजूद है, या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? उत्तराखंड संवाद 1966 में आप सभी का स्वागत है और पुनः आपको नमस्कार करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारी जितने भी वीडियोस होती हैं, जितने भी हम चर्चा करते हैं, एक अलग टाइप की चर्चा होती है और जो बाकी चैनल हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमारी कोशिश रहती है स्टडी करने के बाद हम उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसा वो करें कि उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड बने, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया है। उत्तराखंड यानी विकसित उत्तराखंड 2043, यानी 2047 को तो हमारा चल रहा है, 2043 तक हमें विकसित होना है। अब उस और एक बात का पता चला है कि आपका प्रश्न है कि क्या अरबों रुपये का खजाना या छिपा हुआ है पहाड़ों में, जबकि आपको पता है कि जब हमारे राज्य को बनाया गया था उस समय ये एक धारणा बनी थी कि हमारे पहाड़ों में कुछ नहीं है। तो उसके साथ हमारे 3 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ दिया गया था। उसमें एक था उधम सिंह नगर, एक था हरिद्वार और एक तीसरा था देहरादून। तो 3 को जोड़ दिया है ताकि इनसे आपकी इकोनॉमी चले। लेकिन ये खासतौर पर बताया गया जब बाइफरकेशन उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो अब ये पता इतने साल 25 साल 26 साल हो गए हैं, यानी 2026 चला तो 26 साल हो गए। तो 26 साल में एकाएक कैसे पता लगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं, वो अपनी स्टडी करते रहते हैं। इसमें एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एमपीएस बिस्ट जी हैं और उनकी एक जो एचओडी है शायद वहाँ के, यानी भूगर्भ शास्त्री है, वो जियो साइंटिस्ट। और उनके साथ जो उनके रिसर्चर है पल्लवी उन्याल, तो उन्होंने एक लेख उनका छपा था और उसमें ये बातें अभी कुछ हद तक उन्होंने खुद भी इसको क्लेरिफाई किया है एक वीडियो के मार्फत। तो हमें भी ये पता चला है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो कालागढ़ से नैनी नाडा वाला जो ब्लॉक है, इसमें काफी अच्छा जो कहते हैं कि गोल्ड, वो उसकी काफी हद तक वो छिपा हुआ है। और दूसरा जो एक धनपुर का इलाका है, धनपुर यानी अब बागेश्वर से लगता है चमोली डिस्ट्रिक्ट का, चमोली डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि बागेश्वर का किनारे किनारे का जो भोटिया जनजाति का जो एरिया है ना, वो लगता है। उसके साथ बागेश्वर का एरिया हो गया, उससे आगे पिथौरागढ़ का एरिया हो गया और कुछ हद अल्मोड़ा का एरिया हो गया और इधर उत्तरकाशी का एरिया हो गया। इनमें ये पाया गया है कि रिसर्च के माफिक कि ये बहुत सारी खाने हैं यहाँ पे अवेलेबल जो कि कॉपर की है।
तांबे की है। अब तो यही नहीं है, कई जिलों में जैसे कॉपर है या आयरन का है, यानी लौह अयस्क कहते हैं इसे, मैग्नीसाइट है, लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का तो और जिंक है। लाइमस्टोन के बारे में आज उत्तराखंड में एक ही उद्योग जो पनप रहा है, चाहे लूट उद्योग कह लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो बागेश्वर का है, लाइमस्टोन का। इन्हें खड़िया वाला जो उद्योग है वो एक पनप रहा है। उसमें एक अभी पता चला था कि कोई कलकत्ता के व्यापारी हैं, वो यहाँ से उनको वो मिला टेंडर, सारा रॉ मटेरियल उठा करके अपना कलकत्ता ले गए, सीधा वहीं पे फैक्ट्री लगाई है, जहां पे भी एनीवे यहाँ से ले गए वो। ठीक है, तो ये अब जो ये पता चला कि कॉपर के बारे में, कि कॉपर भी है, लौह अयस्क भी है, मैग्नीसाइट भी है और जिंक भी है, ये बहुत सारी चीजों का पता लग रहा है। अब ये हम ये नहीं कह रहे, हम भी रिसर्च उसमें छानबीन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये है। आप कहीं से भी आप पूछ लीजिए, आप शायद एआई से बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन वहां पे डॉक्टर बिस्ट का नाम आता है और पल्लवी उनियाल जो रिसर्चर हैं उनका भी आता है। तो सवाल ये है कि मटेरियल जो है ना, ये इस तरह से, विशेषकर इसमें अल्मोड़ा का नाम, पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का, चमोली का, उत्तरकाशी का, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये मेन है। इनमें देखा जाए, अब सवाल ये आ रहा है कि रिसर्च कब से चल रही है। रिसर्च तो देखिए लगातार चलती रहती है, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। ये जब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, एचएनबी बहुगुणा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में, तो तब से इनको फंडिंग काफी अच्छा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, सेंट्रल की जो यूनिवर्सिटी होते हैं उनका फंडिंग आता है, वो रिसर्च के ऊपर काफी पैसा दिया जाता है, फंड्स का। तो बात हो रही है अब इनका जो यूज आज की डिमांड है एआई सेक्टर। पहले आईटी सेक्टर था, अब एआई सेक्टर। एआई सेक्टर में डेटा सेंटर बनने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड चल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर जैसे कॉपर की जो डिमांड है बहुत तेजी से बढ़ी है। कॉपर की जो तार है ना, आपने देखा होगा कि एक कंडीशनर होता है जो एसी का कंडीशनर है या फ्रिज का है, जो भी है, उनमें ये बोला था कि एल्यूमिनियम वाला चाहिए या कॉपर वाला चाहिए। तो डिमांड कॉपर की होती है, कॉपर का क्योंकि लंबे टाइम तक चलता है, बिजली उसमें चलती है। तो और जो एल्यूमिनियम का है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, जैसे इसमें बोला जाता है 5 साल की गारंटी है। हमारे जो उत्तराखंड में यकाएक जो पता लगा है, हमारी क्या स्थिति है, 1960 में गल्फ में, खाड़ी में जो पता लगा था कि आपके जमीन के नीचे तेल है, यदि यानी पानी की, यानी आप कुएं खोदोगे तो तेल निकलेगा। तो पता चला, उन्होंने कहा तेल कैसे निकला, वो अमेरिका ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। तो आज उनके दुबई है, ये है, वह जो आज उसी के कारण से तो लड़ाई चल रही है वहां पे सारी। तो ये भी हम स्थिति पे डिस्कस होगा आगे, पॉइंट काफी चीजों का आएंगे। तो हमने ये क्लेरिफाई कर दिया, ये चीजें यहाँ छुपी हुई है। अब ये कैसे उजागर हुई, कैसे क्या हुई, धीरे धीरे उजागर हो रही है। और इसको ऐसा नहीं है कि भारत सरकार भी इसको मान रही है, और इसमें जो कुछ रिसर्चर और भी काम कर रहे हैं, और मैंने सुना कि माइनिंग इंडस्ट्री वाले भी इस पे इंटरेस्ट रख रहे हैं। अभी ये बात बहुत ज्यादा उभर के नहीं आई है, आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में देखा होगा, इसका कोई नाम नहीं है। तो माइनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, जैसे सऊदी अरब में तेल का पता लगा, तो वैसे हमारे यहाँ माइनिंग का इतने सालों बाद, ऐसे नहीं कि वो भी गल्फ वाले इतने सालों से, तो 1960 में पता लगा। और हमें चलो अब पता चल रहा है कि हम 25 साल 26 साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए, उसके बाद पता चल रहा है। चलो, उससे कि हमारे प्रदेश की काफी समृद्धि होगी, और जो विकसित उत्तराखंड का मूवमेंट है उसमें काफी ये सहायक सिद्ध होगा। जी दोस्तों, बता दूं, यह कोई अफवाह नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में कॉपर, आयरन और मैग्नीसाइट, लाइमस्टोन, जिंक जैसे मिनरल पाए जाते हैं। विशेषकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों में पहले भी माइनिंग होती थी। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, और यही उत्तराखंड के लिए बड़ा अवसर हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड की खनिज संपदा राज्य की तस्वीर बदल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। क्या उत्तराखंड सिर्फ पर्यटन पर निर्भर रहकर आगे बढ़ सकता है?
आज उत्तराखंड की इकोनॉमी काफ़ी हद तक टूरिज़्म पर निर्भर है, लेकिन क्या सिर्फ टूरिज़्म से राज्य आगे बढ़ सकता है? देखिए, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में आपने प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया। जैसे उत्तराखंड बना था, उस टाइम में ये बोला गया था, इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश के साथ था, तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कहाँ थी? नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन और देहरादून, मसूरी। मुझे लग रहा है इससे अलावा शायद कोई नहीं जानता था। ना तो बद्रीनाथ केदारनाथ में कोई टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था इस तरह से। तो अब क्या है कि ये सिर्फ सीजनल है। अब सीजनल का मीनिंग क्या है? चलो कुछ टाइम तक अब ये हुआ है कि जिम कॉर्बेट आ गया है और इधर मानसरोवर झील की जो यात्रा है वो होने लग गई है, और बद्रीनाथ केदारनाथ की, गंगोत्री यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, इनकी सबकी सीजनल है। तो अब वीकेंड में आ जाते हैं लोग, चाहे जिम कॉर्बेट आ जाए, चाहे नैनीताल आ जाए, मसूरी आ जाए, इस टाइप से। वो भी सीजनल ही है, समझ लीजिए। बारिश हो गई तो कोई नहीं आएगा। तो अब सवाल ये कि क्या उत्तराखंड आपके टूरिज्म इंडस्ट्री चलेगा, नहीं चलेगा? इसमें मैं 2002 में जब इलेक्शन हुए थे, तो उस समय कांग्रेस की जब गवर्नमेंट आई थी, तो एनडी तिवारी जी ने एक 2 शेड्यूल बनाए थे। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैं आज भी मानता हूं क्योंकि मैंने वो मिनिस्ट्री में काम भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से चल सकता है और टूरिज्म इंडस्ट्री से नहीं चल सकता। टूरिज्म इंडस्ट्री से आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ श्रीलंका तबाह हो गया, और इवन गोवा भी कोई खास बढ़िया नहीं चल रहा है, और ऐसे मालदीव वगैरह, मालदीव का तो आपने हालत देखा ही। तो जो भी ये टूरिज्म इंडस्ट्री, अभी आपको बताऊं यूएई में भी ऐसे होने जा रहा है। चाहे यूएई में इतना तेल है, जो उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा, वो लोग आ नहीं रहे क्योंकि वहां फाइट चल रही है आपस में, मतलब जो भी वार चल रहा है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री कभी भी वैसा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद मुझे लग रहा है 2-3 साल तक तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था। उन्होंने बोला कौन जाएगा, इस तरह से। तो बात ये हो रही है, अब टूरिज्म इंडस्ट्री से हमारा भला नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बहुत स्लो चल रहा है, उसमें ना तो इंडस्ट्रियल सेटअप हुई उतनी ढंग से, जितना भी सब्सिडी वगैरह मिली थी उससे ठीक है, लेकिन उसमें ऊपर नहीं आ पा रहे। हालांकि उसमें ऊपर आना चाहिए था। जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें आपने 40% पब्लिक को बसा दिया, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आपका देहरादून हो। इसमें करीब करीब यानी 80% लोग तो उत्तराखंड से बाहर का आदमी आ गया, और हमारा 17 से 20% होगा इन डिस्ट्रिक्टों में, इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी नहीं बना, वो रिहाइश सेक्टर में हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये टूरिज्म की बजाय अब आपको पता चल गया कि क्या इससे भी जो हमारे माइनिंग है, माइनिंग से बहुत कुछ आगे आगे बढ़ेगा करके। तो टूरिज्म इंडस्ट्री एक सीजनल इंडस्ट्री है। और मैं क्या एग्जांपल दूं, मैंने आपको श्रीलंका एग्जांपल वगैरह ये सारी चीजें दे दी हैं। ये आपके जो लोग इसको देखते हैं, तो ये देख लीजिए, मनी का सर्कुलेशन है। इवन यूरोप के बहुत सारे कंट्री, जो चाहे इटली हो, चाहे आपका ये जर्मनी का हो, चाहे कोई से भी कंट्री, यानी आपका ये जो अच्छे अच्छे यूरोपियन कंट्री है, इन कंट्रियों में जब एपेडेमिक आया था, जब कोरोना काल आया था, उस समय सब जीरो हो गया था ऑलमोस्ट। मतलब इनके खाने के लाले पड़ गए थे, ऐसी स्थितियां आ गई थी। तभी से यूरोप उठ नहीं पा रहा है, नहीं तो वहां पे स्विट्जरलैंड में जाते थे और बहुत सारी जगह ऐसी थी। तो ये इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा, ये इंडस्ट्री दूरगामी नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको जरा कंपैरिजन ये भी बता देता हूँ। मोदी जी जब 2001 में गए थे, वहां जाकर के पता किया कि भाई वहां क्या चल रहा था। आपका एक नमक उद्योग चलता था, टाटा सॉल्ट बनता था, एक दूसरा एक मूंगफली का उद्योग चलता था, एक कॉटन का उद्योग चलता था। कॉटन की मिलें होती थी सूरत वगैरह में, तो उनसे चलती थी इकोनॉमी, और कुछ नहीं। तो उन्होंने ये सबको बदल दिया, सब बदल दिया। टूरिज्म इंडस्ट्री तो वहां नहीं था। वैसे ही लोग जैसे घूमने जाते थे सोमनाथ वगैरह, वो तो अलग चीज है, वो भी सीजनली होता है वहां पे भी, ऐसे नहीं कि हमेशा रेला ही बना रहता है। तो उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, उन्होंने कहा यार यहाँ की धरती में कि तापमान भी बढ़ जाता है और मतलब ज्यादा ही रहता है, और इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहां क्या है कि जो भी गुजराती बच्चा है जो 10th भी कर करके आईटीआई करके फटाफट वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेटअप हो जाता है। आपको पता है
कि सिंगूर का मामला जरा सा हटके जा रहे हैं, सिंगूर से भी जो टाटा नैनो की फैक्ट्री थी वो सानंद में आई, तो सारी इंडस्ट्रियां ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और इंडस्ट्रियां रिफाइनरी ये वो तकरीबन गुजरात में आ गई। तो वैसे ही अब हमारे यहाँ तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं आ रही। अब हमें कहते हैं कि सब लोग टूरिज्म के लिए जाइए जाइए, चलो ठीक है, जितना आ रहे हैं आपने 20 लाख से 50 लाख पहुंचा दिया है, चलो 50 लाख हो गया है, तो 50 लाख में कितनी अव्यवस्था हो रही है, क्या हो रही है, किस तरह से कई लोग कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, बहुत सारी बातें सुनी है। तो मुझे लग रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री से शायद ये आप विकसित उत्तराखंड नहीं बना सकते हो, ये बात क्लियर है ना। उसमें रेवेन्यू इतना बढ़िया आता है, वो रेवेन्यू किनके उसमें चले जाता है, ये हम बहुत सारी चीजों में डिस्कस करते रहते हैं, तो ये आप भी जानते हैं। लेकिन समुचित विकास उत्तराखंड का नहीं हो सकता है, और विकसित उत्तराखंड के जो 2043 का टारगेट है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। जी दोस्तों, टूरिज्म जरूरी है, लेकिन सिर्फ टूरिज्म के भरोसे पूरे राज्य मजबूत नहीं बन सकता। टूरिज्म सीजनल होता है, बारिश आता या किसी संकट के समय पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाता है। उत्तराखंड को टूरिज्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और मिनरल, लोकल रोजगार सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाना होगा। रावत जी, बहुत लोग यह नहीं जानते कि उत्तराखंड में पहले भी तांबे का काम होता था, क्या इसका कोई ऐतिहासिक आधार है? हाँ, देखिए ये आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। ये मैं तो पहले सोच रहा था कि शायद आप इस प्रश्न को पहले पूछेंगे। एनीवे, जो भी आपने जब भी पूछा एक उसमें तो मैं ये बता दूं, तांबे के बारे में आज से नहीं है। मैं आपको इतिहास में आप चले जाइए तो हम 8वीं शताब्दी से ले लेते हैं। 8वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे मतलब डायनेस्टियां, बहुत सारे छोटे छोटे राजा या सब इस तरह के थे उत्तराखंड के अलग अलग भागों में। उन्हें जैसे खस, कीरत, नाग, कुलिंद ऐसी जातियां थी जो कि मतलब आपस में इनका मतभेद भी रहता था और अलग अलग जगह पे वो राज करती थी। 8वीं शताब्दी से एक राजवंश आया, उसका नाम था, उसने पूरे उत्तराखंड में शासन किया, वो था कतूरी राजवंश। कतूरी राजवंश ने 8वीं शताब्दी से लेके और करीब करीब 14वीं शताब्दी तक इसने पूरे उत्तराखंड पे शासन किया। हालांकि 12वीं शताब्दी से धीरे धीरे करके ये कमजोर होने लगा। 14वीं शताब्दी में ऑलमोस्ट ये कमजोर हो गया था। तो दोनों जगह पे कुमाऊं और गढ़वाल अलग अलग हो गए। तो उनमें एक जगह पे पंवार राजवंश आ गए और दूसरी जगह पे ये चंद राजवंश आ गए। अब सवाल ये कि उस टाइम इनका कैसे चलता था, ये भी देखिए। जो कतूरी राजवंश की पहली राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर में। आपको बता दूं, कार्तिकेयपुर कहाँ पड़ता है? जोशीमठ के पास में। तो जोशीमठ के वहां पे जैसे शौक वाले लोग, शौक और वो एक जाति होती है उस समय की, बोला जाता था। आजकल भोटिया जाति कहते हैं उसे, इस टाइप से और भी हो सकती हैं छोटी छोटी जातियां। तो वो लोग इसका ना बिजनेस भी करते थे, माइनिंग करते थे। आपको याद है हम यहाँ गांव में थे तो यहाँ पे पत्थरों की खान होती थी, पत्थर खानी, पत्थर ही पत्थर, अच्छे अच्छे पत्थर निकलते थे। और जैसे मान लीजिए लाल मिट्टी की खान है, लाल मिट्टी की होती थी। तो ये पता किया जाता है यार कहाँ से क्या निकल रहा है। तो वहां पर जो एरिया बागेश्वर का है और ये वाला एरिया है, यहाँ पे तांबे के खदान काफी थी, काफी। तो इससे क्या है कि ये जो बद्रीनाथ से ऊपर तिब्बत वाला रूट होता था, वहां से इनका यानी बागेश्वर से भी है, बागेश्वर और दोनों मिल करके जो बॉर्डर मिलता है चमोली का, वहां से आगे जाके। तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ जी, वहां से एक रूट होता था जो कि चाइना को जाता था। चाइना का मतलब है तिब्बत से, तिब्बत जो आप चाइना के अंदर आ गया है। तो वहां पे इस चीज का आदान प्रदान होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कई चीजें होती थी। यहाँ से तांबे की बनी हुई चीजें वहां जाती थी। और आज भी आप देख लीजिए, आप लेह में चले जाइए या लद्दाख में चले जाइए, चाहे आप और ऊपर के एरिया में जहां भी जाएंगे, वहां पे आपको तांबे में रखी हुई चीजें मिलेंगी। यानी पानी भी सवेरे आप तांबे में उसमें मिलेगा। तो वो काफी चीजों का यूज करते थे ऐसे। तो वो तांबा जो है ना शुद्ध माना जाता है, चाहे उनके धर्म में चाहे हमारे धर्म में। आपको पता है कि ये जब बच्चों की शादी होती है, शादी के उसमें भी जो मंडप बनाया जाता है उसमें भी तांबे को रखा जाता है। तांबे का बहुत यूज था।
तो उससे शुद्धिकरण भी होता था। तो तांबे की वो थी। और दूसरी बात है कि आज हम तांबे के ऊपर ज्यादा बात करें, लेकिन गोल्ड का भी खजाना था। दूसरी बात, एक बात और मैं ये कहना चाह रहा था कि राजवंश का भी जो है व्यापार से, इस व्यापार से काम चलता था। यानी एक वो सामान कुछ और लेके आते थे, एक्सचेंज वैल्यू ऐसा डॉलर वॉलर कुछ नहीं होता था। यही होता था कि हम आपको तांबा देंगे, आप यहाँ वहां से ये सामान लेके आएंगे। तो वो सामान आता था। तो और आपको बता दूं, पिथौरागढ़ से भी उधर जाने के लिए, यानी चाइना जाने के लिए, और इधर कुछ एरिया नेपाल से लगा हुआ था, नेपाल से भी आपस में इनका एक उद्योग चलता था, बहुत बड़ा अच्छा उद्योग चलता था। तो आदान प्रदान होता था, ये प्राचीन काल से। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि फिर आए चंद राजवंश आए कुमाऊं में, पवार राजवंश आए गढ़वाल में। तो इन्होंने भी यहीं से अपनी अर्निंग स्टार्ट की। ठीक है, खेती बाड़ी भी उनकी थी, और लेकिन ये माइनिंग मेन थी। माइनिंग का मतलब खदान से जो चीजें, गोल्ड माइंस भी था और ये वाली भी चीजें थी। तो यानी इसका ज्यादा जिक्र होता है जो तांबे के बारे में। आज वो कुमाऊं में काफी वो जो है गाना भी आता है, लोकल जो फोक म्यूजिक है, उसमें काफी चर्चा होती है। तो ये बातें बता रहा। उसके बाद आए गोरखाओं ने अटैक भी इसीलिए किया। उन्होंने कहा भाई ये जो है इस एरिया में इतना पैसा क्यों है, इतना ये धनाढ़ लोग कैसे हैं, कैसे चलाते हैं अपने शासन को। पता चला उनको यार यहाँ तो माइंस है। तो उस माइंस के लिए इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल में अटैक किया। तो दोनों जगह इनको चीजें मिली। तो इन्होंने ये सब उठा करके ये भी नेपाल जाने, इन्होंने कहा हम कब्जा ही कर लेंगे, पूरा कब्जा कर लिया, शासन चलाया। बाद में जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनको हराया। तो अंग्रेजों ने इस माइनिंग की तरफ तो ध्यान नहीं दिया। उनको चाहिए था एक किस्म से ठंडे एरिया, क्योंकि उन्होंने तो मुगलों को हरा दिया था। तो मुगलों के हराने से बहुत बड़ा एरिया उनके पास था हिंदुस्तान का। वहां से बहुत सारा पैसा आता था, बहुत सारा लगान आता था, रेवेन्यू आता था। ये आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, वो बात सही है। तो वो बिजनेस भी वहीं से करते थे, चाहे वो गुजरात था या वो था। जैसे सर थॉमस रो पहली दफे कालीकट में आया था, तो जहांगीर के दरबार में क्या मांगा था उसने, ये वहां। तो अंग्रेज जब यहाँ आए, उनको लगी गर्मी। तो उन्होंने कहा यार ये उत्तराखंड का एरिया ढूंढा जाए। ये गोरखाओं के पास था, उन्होंने गोरखाओं को भगाया वहां से। गोरखाओं के साथ जो संधि हुई, इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं कि उन्होंने बोला भाई आप नेपाल में वापस चले जाइए। नेपाल उनसे कुछ हद तक नेपाल का हिस्सा भी इधर ले लिया हो या नहीं लिया हो, या इधर का हिस्सा मान लिया हो, ये फिर एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, इसमें हम नहीं जाएंगे ज्यादा। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आराम के लिए आए, चाहे शिमला का एरिया हो, चाहे नैनीताल का एरिया हो, चाहे अल्मोड़ा का एरिया हो, चाहे आपका देहरादून का एरिया हो, मसूरी का एरिया हो। कहते हैं अल्मोड़ा अल्मोड़ा अंग्रेज आए हो टैक्सी में। तो वो ये जो गाना बनाया ना, वो भी इसी संधि के ऊपर बना है। तो इसका मीनिंग है उन्होंने माइनिंग की तरफ ध्यान नहीं। दूसरी बात और थी, उन्होंने माइनिंग की तरफ इसलिए भी ध्यान नहीं दिया। उनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा आप यहाँ आराम करने के लिए आए हो, तो यहाँ पे आप माइनिंग मत कीजिए बहुत ज्यादा। यदि बहुत ज्यादा माइनिंग करेंगे तो यहाँ भूकंप भी आ सकता है या कई चीजें और भी हो सकती हैं करके। तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया। इन्होंने कहा भाई आराम से हम यहाँ से राजकाज चलाने के लिए। तो वही चीज अभी तक हमारे जो अंग्रेज चले गए, वो काले अंग्रेज भी अभी वही काम कर रहे हैं कि दिल्ली से पैसा आता था, वो यहाँ पे आराम करते थे। तो वही चीज अभी भी हो रही है कि वहां से सेंट्रल से पैसा आ रहा है, उसी पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो चीज से शायद नहीं चलेगा। 25-26 साल हो गए अब इस ओर जो अरबों का खजाना रिसर्च के माफिक आ रहा है, तो उससे हमारी इकोनॉमी आगे अच्छा बूस्ट होगी उत्तराखंड की। और तो हम एक जो विकसित उत्तराखंड की ओर मूवमेंट में उसमें शामिल हो पाएंगे। जी दोस्तों, अंग्रेजों के समय और उससे पहले भी कई क्षेत्रों में कॉपर माइनिंग हुआ करती थी। पहाड़ के लोग तब के बर्तन और औजार इत्यादि चीजें बनाया करते थे, लेकिन तकनीकी की कमी, निवेश की कमी, इन कारणों से खदानें धीरे धीरे बंद होती चली गई। रावत जी, अगर संसाधन मौजूद थे तो आखिर खदानें बंद क्यों हो गई? ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, ब्रिटिशर जब यहाँ से गए हैं 1939 से, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, उसके बाद उनकी स्थिति बहुत कमजोर होती गई। 1945 में कुछ वो करना चाहते थे तो उनको छोड़ना पड़ा। तो 47 में आजादी दे करके अपना वो जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने चले गए।
तो क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जो आराम करने की जो उनकी स्थिति, जो उनको गर्मी लगती थी, तो उन्होंने एक यहाँ पे वो बना दिया कि भाई जो हिमालयन रेंज है इसमें पूरे पेड़ ना तो कटेंगे ना हिमालय को छेड़ा जाएगा। इसके बारे में वो पहले से ही इन्वायरमेंटलिस्ट टाइप के थे, उनकी रिपोर्टें जो बनती है ना, तो उन्होंने कहा देखिए जिस घर में वो आप रह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको वहां पे देखिए वो यूरोप से आप आए हैं और आपको गर्मी में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। ठंड में तो ठीक है आप दिल्ली में ऐसे रह जाओगे, गर्मी में आपको पहाड़ की ओर आना पड़ता है। आज भी लोगों की यही स्थिति है। जब हमारी चार धाम की यात्राएं जब खुलती हैं वो सारी गर्मी में ही खुलती हैं, क्योंकि आज सर्दियों में तो सब बंद ही रहता है। तो वैसे ही ये अंग्रेजों ने भी ये किया कि जहां हम रहेंगे वहां पे कोई माइनिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चूंकि पैसा काफी आ रहा था तो उसको यूटिलाइज कर रहे थे। क्योंकि आज भी वही स्थिति है, आपको चाहे कर्नाटक दे रहा है, चाहे आपको मुंबई यानी महाराष्ट्र दे रहा है, चाहे आपको गुजरात दे रहा है, तो ये सब पैसा सेंटर में टैक्स के मार्फत आता है। तो ये आप हमको पैसा सेंटर से मिलता है उत्तराखंड को, यानी उत्तराखंड को आपको कुछ करना नहीं है, कहीं आपको सोचना नहीं है, जो पैसा आपको दिल्ली से मिल रहा है उसी में आप गुजारा कर रहे हैं। तो आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि आप पहाड़ छोड़ते जा रहे हैं, पहाड़ लगातार छूटते जा रहे हैं, और टेक्निक कोई चीज है नहीं। अब बताऊं मैं आपको, मैंने आपको गल्फ का बताया कि भाई गल्फ में 1960 तक किसी को कोई पता ही नहीं था कि नीचे कोई कुआं यानी पानी की जगह पे वहां पे तेल निकल रहा है। तो तेल की वैल्यू, अब तेल उन्होंने कहा हम पानी चाहिए और तेल निकल रहा है, क्या करूं इसका, देखिए कोई फायदा नहीं है। अब हमारे यहाँ भी यदि मान लो कॉपर, किसी को आप बताएंगे कि यार ये मिट्टी के उसमें से कॉपर निकला, आप कॉपर को प्रोसेस करना पड़ेगा ना, जैसे हीरे को प्रोसेस किया जाता है। अब ईस्ट अफ्रीका से हीरा निकलता है लेकिन उनको तो कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है। तो सवाल यह कि उसको डायमंड को तराशा जाता है गुजरात में, सूरत में, तब जाकर के उसकी वैल्यू बढ़ती है वहां पे। यानी वो ईस्ट अफ्रीका से आके सूरत में आता है, सूरत से तराश करके उसको भेजा जाता है यूरोप में, वहां पे वो देखिए कैसे हीरा डायमंड मतलब तराश के उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वैसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सोचा नहीं गया, रिसर्च की रिपोर्ट आपने उठा करके एक साइड में फेंक देते हैं। एग्रीकल्चर से लोगों का मोह भंग हो रहा है तो वो सर्विस सेक्टर की ओर चले गए, तो सीधे सीधे धीरे 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 पलायन की स्थितियां अब ये होती रही। इन्वायरमेंटल कंसर्न है जरूर, क्योंकि हिमालयन रेंज के जितने भी वो हैं उनको बोला है ऑर्गेनिक वाली खेती कीजिए। सिक्किम में है, सिक्किम में शायद मुझे है 60 से 90% ऑर्गेनिक खेती होती है, उसको अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे ही बोला कि कोई इंडस्ट्री तो लगानी नहीं है, इंडस्ट्री आज भी नहीं लगानी है। तो इसीलिए जब उत्तराखंड को बनाया गया था 3 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ा गया था कि यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए। लेकिन अब ठीक है, वहां क्या इंडस्ट्री लगी है, वहां सारे पब्लिक की इंडस्ट्री लगी। अब जो यहाँ माइनिंग करना था, माइनिंग के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। अब जब ये रिसर्च पेपर आने स्टार्ट हुए हैं तब ये जो माइनिंग जो इनकी इंडस्ट्री है उन्होंने भी माना है हाँ यार यहाँ पे हो सकता है करके। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और अभी भी आपको बता दूं यदि माइनिंग करके वो निकालेंगे, अब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कुछ आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे इतना मतलब इन्वायरमेंटल है, देखो आपको कुछ भी करना है, आज चाहे माने न माने एनजीटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके अप्रूवल लेना पड़ता है कि आप हिमालयन रेंज को कितना नुकसान कर रहे हैं। हालांकि ऑल वेदर रोड से तो कितना नुकसान हो गया, उससे कितना नुकसान हो गया उसके तो छोड़िए। तो इसमें माइनिंग इंडस्ट्री में ये होगा कितना खनन करना है। और दूसरा इन्वायरमेंटल एंगल तो है ही, एनजीटी का प्रॉब्लम तो है ही। और अब निवेश की बात थी, जैसे अब निवेश, आप मान लीजिए माइनिंग करेंगे, अब आपने बोला यार कि रोजाना कहते हैं कि जैसे वो कहानी भी होती है ना कि एक वो जो है रोजाना यानी पानी के लिए भी गड्ढा खोदते हैं। अरे भाई पानी तभी तो मिलेगा, अब रोजाना एक ही काम करेगा तो पानी ही तो लेगा, उसके बाद खाना पीना भी तो चाहिए। तो उसमें निवेश की जरूरत है। अब हो सकता है भारी भरकम मशीनें आती हैं, उन मशीनों को यहाँ तक पहुंचाया जाए, और वहां तक रोडें आपने वहां तक बनाई है या कहाँ तक बनाई है, क्योंकि इन्होंने जहां जहां गांव होते थे वहां तक तो बनाई है, लेकिन उससे आगे की रोडें बनी है नहीं बनी है। ये बोला कि नैनी डांडा ब्लॉक के नीचे गोल्ड माइन हो सकती है, कालागढ़ रिजर्व से लेके नैनी डांडा ब्लॉक। नैनी डांडा ब्लॉक कहाँ पर है आपको बता दूं, ये रामनगर से जाएंगे आगे
पौड़ी गढ़वाल का एरिया पड़ता है। ये नैनी नाडा ब्लॉक सबसे बैकवर्ड ब्लॉकों में से पौड़ी गढ़वाल का माना जाता है, जिसके कि ऑलमोस्ट अधिकतर लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। तो जितने लोग हैं अभी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। नैनी नाडा, आप रामनगर से जाएंगे तो वहां नैनी नाडा लिखा होता है, तो आप जाइए वहां पे, अब पता चलेगा कि ये तो प्रोफेसर साहब बता पाएंगे कि उनके जंगलों में है या कहाँ नीचे है, किस टाइप से, क्योंकि आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं कि ऊपर से साफ कोई तांबे की गगरी मिल गई, आपने कहा चलो यार उठा के ले आओ, ऐसे तो है नहीं। वो तो मिट्टी में दबा हुआ है, मिट्टी में चट्टान के अंदर दबा हुआ है, तो उसका पूरा प्रोसेस है। अभी रिसर्च पेपर में सिर्फ ये पता चला है कि यहाँ बहुत सारी खदानें हैं, अब उसको निकाला प्रोसेस के मार्फत क्या जाएगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ईस्ट अफ्रीका से हीरा निकलता है, सूरत में आगे प्रोसेस होता है, उसकी कीमत बढ़ती है, उसके बाद जब यहाँ से वहां जाता है, उसका इंपोर्टर कौन है, जो डॉलर वाले हैं, उससे हमारा डॉलर का खजाना बढ़ता है। तो यहाँ अब तांबे का क्या है कि तांबे का तो हमें आज यूज हमें ही चाहिए, क्योंकि तांबा आज जो डेटा सेंटर बनने जा रहे हैं, आने वाले टाइम में न्यूक्लियर प्लांट बनने हैं, उनसे जो बिजली आएगी वो उसी के हिसाब से जो कॉपर की होती है। आज आप सिंपल एक मार्केट में चले जाइए तो आप वो बोलेगा यार आपको तार कौन सी चाहिए, आप बोलेंगे कॉपर की चाहिए, तो कॉपर की चाहिए, वो कहेगा ये इतनी महंगी है तार है ये, तो कॉपर का रेट ही देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम का रेट देख लीजिए, कॉपर का रेट देख लीजिए। तो गवर्नमेंट को पूरा एक खाका, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग है, हम इसी मार्फत मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरा सा जाकर के उसको चेक करें। तो इनके जो ना पूरे डिपार्टमेंट, पूरा जो रिसर्च सेंटर भी है उनके माइनिंग के, और वो कैसे पता करवाते हैं, क्योंकि कोलार की गोल्ड माइंस है, या अभी एक बिहार में या मध्य प्रदेश में भी मिली है, उन्होंने बोला पूरा बिहार या मध्य प्रदेश ही बदल जाएगा बिल्कुल, मतलब जो उसकी गरीबी है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म तब होगी ना जबकि वो निकाला जाएगा, हो सकता है उसमें 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, ये भी होता है, कहाँ छिपा हुआ है करके, इस तरह से वो प्रोसेसिंग है। तो ये बता रहे हैं कि मतलब हमारे पास अभी निवेश की कमी है, हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो है कि नहीं है। मैं नहीं कहता कि सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ माइनिंग से करेंगे। हमारे यहाँ की माइनिंग तो सिर्फ एक खड़िया की माइनिंग है पहाड़ों में, और दूसरा नीचे आप रेता बजरी, ये तो आपको पता है कि चाहे आपकी नदियों की हालत क्या कर दी। इवन जो ऊपर की नदियां हैं उनमें भी साफ कह दिया गया, आप जो 10 डिस्ट्रिक्टों की वहां से आप खनन नहीं कर सकते हैं, आप खनन मैदानी हिस्सों में ही करेंगे। तो वो खनन अलग है, यहाँ उसी खनन में ज्यादातर काम हो रहा है, ये रिसर्च वाले खनन में काम नहीं होगा। तो ये इस खनन से जो फायदा मिलेगा उसको एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा इनको। मैं वही कहता हूँ बार बार ही कि हमारे जो ये IAS ऑफिसर हैं, ये देहरादून में बैठ करके इनके क्या बस का है क्या नहीं है। हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से रिक्वेस्ट करेंगे केंद्र सरकार से, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्तराखंड गवर्नमेंट अपनी एक मिनरल पॉलिसी बनाए इसके बारे में, खासतौर पे एक खनन वाली पॉलिसी नहीं, अलग से पॉलिसी। मिनरल, हमारे जो मिनरल हैं यानी जो आने वाले विकसित भारत के लिए जरूरी है, डेटा सेंटर आ रहे हैं या बहुत सारी चीजें, AI के सेंटर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं इंडस्ट्री में, तो वो हम एक अपनी मिनरल पॉलिसी को बनाया जाए और वो केंद्र सरकार के पास भेजा जाए कि हमारी इसमें हेल्प कीजिए करके, तो तब जाकर के हम इस चीज को पूरा कर पाएंगे। जी दोस्तों, इसके पीछे कई कारण थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ना होना, कमजोर सरकारी नीति, निवेश की कमी, लेकिन सच यह भी है कि उत्तराखंड की मिनरल इकोनॉमी पर कभी गंभीरता से लंबी योजना नहीं बनाई। रावत जी, क्या उत्तराखंड के मिनरल्स नेशनल लेवल पर भी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये आपकी जो बात है ना, जैसे मैंने आपका हीरा उद्योग के बारे में बताया, तो हीरा कहाँ से आता है, तो ये अलग अलग ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से आता है, और भी अभी आपको बता दूं ये कुछ आर्टिफिशियल हीरा भी बनाते हैं। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी वैल्यू किसकी है, वैल्यू एक्चुअल में जो खदान से आता है, जो मतलब वो आइडेंटिफाई किया गया रिसर्च के मार्फत। तो यहाँ भी रिसर्च के मार्फत, रिसर्च में ये तो नहीं बताया गया कि अभी तो देखिए उसको अभी इनिशियल स्टेज है, यानी प्रारंभिक स्टेज की बातें हो रही है कि भाई अब इसमें पहले ये पता किया जाए अभी कितना टन यहाँ कॉपर मौजूद है, कितना टन यहाँ पे बाकी आयरन का मौजूद है, और बाकी कितना टन गोल्ड माइंस यानी मौजूद है करके।
तो उसका जो प्योरिटी का बाद में पता चलेगा। तो अभी तो क्लियर कट नहीं कर सकते, इसके लिए पॉलिसी बनेगी, इसके लिए डायरेक्टेड वगैरह शायद हो सकता है कि हो। इन्होंने जो माइनिंग का डायरेक्टेड है मैंने बताया, वो तो रेता बजरी का है, वो तो अलग चीज है, उससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात है कि अब जो हमारे विकसित भारत की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं, और तो हम विकसित उत्तराखंड की ओर भी कदम बढ़ेगा हमारा उसी में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सर्किट यानी जो लिथियम बैटरी, वो तो शायद वो भी देखिए रजौरी के कश्मीर से ही मिल रही है लिथियम बैटरी। हो सकता है लिथियम बैटरी का भी कुछ मिल जाए यहाँ पे। अब जैसे कि अभी बोला गया है कि थोरियम उन्होंने कहा ये सारे समुद्री एरिया के गुवाहाटी से लेके वहां तक सब अवेलेबल है, और इवन तमिलनाडु के एरिया में मौजूद है, और यानी उड़ीसा में काफी जगह मौजूद है। तो ये पता चल रहा है अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि हमको ना आदत पड़ गई थी इंपोर्ट करने की। मतलब आप जिंक भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप कॉपर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन उतना कर नहीं पा रहे हैं, हर चीज को आप इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि चल जाती है तो आप तो मतलब कि 14 जो सिटीज हमारी बड़ी सिटी, उसमें गडकरी जी ने बोला था 2024 तक, सॉरी 2027 तक हमारा टारगेट है कि 14 जो बड़ी सिटीज हैं, यानी 4 तो ये बड़ी सिटी होगी, उसके बाद हैदराबाद पुणे जैसे ऐसी सिटीज को मिला करके 14 सिटी, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से सारा स्टार्ट हो जाएगा। अब उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी भी मिल रही है, और साथ में अब ये कॉपर का जो मामला आएगा कि भी इसमें कॉपर का सर्किट वगैरह जो बनाने का होता है, ये कई चीजें होती है, टेक्निकल चीज है। और उसके बाद रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो बार बार ही मतलब जैसे कैसे उत्पन्न की जाती है, चाहे आपका सोलार वाली है, उसमें भी जो चीजें अंदर की लगती है ना, वो कॉपर का बहुत यूज होता है उसमें, बहुत सारे। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस की डील है, डिफेंस में अब बहुत सारी चीजों में ये प्रयोग किया जाता है। तो चाहे तो वो सारी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज इंपोर्ट करते हैं। आपने देखा डिफेंस का बजट बढ़ता जाता है, उसका कारण क्या है कि इसीलिए कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कुछ हद तक वो कहते हैं यार ये क्वालिटी की चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये सारा वैज्ञानिक तरीका है। अब हर जगह पे कॉपर या मिनरल की जैसे जरूरत तो हर जगह है या नहीं है, ये तो आने वाला टाइम देखेगा। अब मैंने बताया ना कि एआई जो डेटा सेंटर, आईटी सेक्टर की कंपनी जो खत्म हो रही है, तो एआई सेक्टर आ रहा है। एआई सेक्टर में कॉपर का बहुत यूज है, जो बड़े बड़े डेटा सेंटर उनके बनने हैं, तो उसमें। और दूसरा न्यूक्लियर पावर के जो मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ आपको, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को आप एक डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो आपने 25 साल में नहीं की। 25 साल में आप क्या करते रहे ये आप देख लीजिए, और आप टूरिज्म सेक्टर से आपको कितना रेवेन्यू मिला है, और कितना आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिला है, और कितना आने वाले टाइम में अब ये मिनरल सेक्टर से, माइनिंग से मिलने की संभावना है। ये एक आंकलन हो सकता है जी। दोस्तों, आज इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर, हर जगह कॉपर और मिनरल की जरूरत बढ़ रही है। अगर उत्तराखंड वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग करे तो यह राज्य नेशनल इकोनॉमी में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम उत्तराखंड के उन मुद्दों को उठाते हैं जिनकी चर्चा अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होती। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना उत्तराखंड में मिनरल वेल्थ वास्तव में मौजूद है। पहले कॉपर माइनिंग भी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ खदानें बंद हो गई। और बड़ा सवाल यह है कि क्या इन रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अभी बाकी है, क्या माइनिंग से रोजगार मिलेगा, क्या पलायन रुकेगा, क्या उत्तराखंड की इकोनॉमी बदल सकती है, और क्या सरकार नई मिनरल पॉलिसी ला पाएगी। इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं ओम प्रकाश, फिर मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।